नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य से शुरू हुआ बवाल अब पूरे देश में फैल रहा है क्या? क्या पश्चिम बंगाल तो क्या लद्दाख, और जिक्र तो आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना का भी। दरअसल सबसे पहले तो खबर आई कि नीतीश कुमार वो राज्यसभा पहुंच रहे हैं और कारण बताया गया उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। और कल से इस बात पे चर्चा लगातार हो रही है कि भैया विरला ही ऐसा संयोग है कि कोई मुख्यमंत्री कहे कि मुझे राज्यसभा में जाना है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा। लेकिन खैर चलिए, मान लिया, एक पल को स्वीकार कर लिया। उसके बाद धड़ाधड़ राज्यपालों के इस्तीफे और फिर राज्यपालों का रेस सफल। और इन सब के बीच बिहार में क्या होगा, इसकी चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक खबर यह भी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि रेवंत रेड्डी साहब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि भट्टी विक्रमा मार्का मल्लू, उनके बेटे की शादी, और उस शादी में आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे दिग्गज भी जो नायडू के खासे करीब। ये समीकरण कहां जाकर फिट बैठ रहा है? मैं कतई और कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि मोदी जी की कुर्सी हिल गई, मोदी जी की बैसाखी छूट गई ना। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या नायडू को यह चिंता नहीं सता रही होगी? सवाल इस बात का है। और अगर सता रही होगी तो क्या नायडू साहब भी कुछ समीकरण बिठा रहे होंगे क्या? आज इसी मसले के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष भाई, बिहार की एक बड़ी, अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त एक बैठक चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बैठक फैसला लेने से पहले बुलाई जाती है, लेकिन फैसला हम्म। लेने का समय तो मिला नहीं। भाई जेडीयू हम्म। के नेता विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में कल एंट्री मिली नहीं, लेकिन अमित शाह गए तो उनको एंट्री मिल गई। तस्वीर आई। हाँ हाँ। अब वो तस्वीर आई कि अमित शाह घर गए, वहां से लेके नीतीश कुमार को पहुंचे, राज्यसभा का पर्चा भरवा दिया। आसपास सब भाजपा ही नजर आ रहे थे। तो वो जी। नीतीश कुमार गए अमित शाह के साथ या अमित शाह पकड़ के नीतीश कुमार को ले गए, वो तो हम दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं। लेकिन जब पर्चा भर हाँ दिया आपने, फैसला ले लिया आपने, फिर आपको विधायकों की सांसदों की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिला दूं, हर साल होली के दिन नीतीश कुमार अपने रिश्तेदारों के आवास, जो कि पटना में रहते थे, उनसे मिलने जाते थे। तस्वीरें आती थी। इस बार होली के दिन उनको निकलने नहीं दिया गया, उनको अपने नेताओं से मिलने नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हाईजैक कर लिया, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश हाँ। कुमार का कोई आदमी नहीं बचा है। तो आज क्या हम्म। होगा, कैसे होगा, वो तमाम चीजें। और चूंकि फाइनल में क्रिकेट में इंडिया टीम पहुंच गई है, कई बार जो बल्लेबाज होते हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हुई, वीरेंद्र सहवाग नजर आए। पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल आती है और बाउंड्री पर जाकर कैच आउट होते हैं। कल सुबह से लेकर, बल्कि मैं परसों से लेकर कल दोपहर तक अमित शाह बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देर शाम एक सूची आई और उस सूची ने भारतीय जनता पार्टी को डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। ये एंगल, ये हम्म। दिलचस्प कहानी दर्शकों के सामने तथ्यों के साथ हम रखेंगे कि ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने सेल्फ गोल कि अब, मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का अपर हैंड हो गया है। अब वो मोल भाव कर रहे हैं कि नहीं आप आ जाओ, क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुझे बैठना था, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तुम्हें चाहिए, तो मेरे पास भी 85 है, आओ बैठ के बात करते हैं थोड़ा। हाँ, मेरे पास भी 85 है, और चलो ऐसा है कि जो जो अभी तक हमसे लिया था सिर्फ कुर्सी दे करके, अब वो सब हमको लौटा दो, ये कह रहे हैं शायद नीतीश कुमार। लेकिन संतोष भाई, कोई खबर नहीं दिखाना है दर्शकों को, केवल चूंकि सब कुछ पता ही है और लगातार लोग बता ही रहे हैं, हम तो कुछ अंदर की जो बातें हैं वो जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सवाल तो मैं उसी तरफ लेके चलूं। नीतीश कुमार, जिनके दामन पे लोग कहते हैं भाई बड़ा पाक साफ राजनेता है, कोई दाग नहीं है, एक ऐसे नेता है जिनको आप ईडी से परेशान नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग खामखा की इस समय कह रहे हैं कि भाई सीबीआई पीछे पड़ी है, फलाने पीछे पड़े हैं, ढिमकाने पीछे पड़े हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कम से कम आज की तारीख में एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके दामन पे कोई दाग नहीं। तो जब नीतीश कुमार, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, उनसे कुर्सी ऐसे खाली कराई जा सकती है, उनको अपना कठपुतली बनाया जा सकता है,
और भारतीय जनता पार्टी की इतनी पुरानी इच्छा कि भाई एकमात्र हिंदी भाषी राज्य बचा है, जहाँ पे अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो चलो यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बिठा दें। वो इच्छा पूरी कराई जा सकती है। तो क्या नायडू को चिंता नहीं सता रही होगी कि भाई नीतीश के साथ ऐसा हो गया तो मेरी तो फाइलें भी पड़ी हैं। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या नायडू चिंतित नहीं होंगे क्या? देखिए स्वप्निल भाई, आपने बिल्कुल गजब का सवाल उठा दिया। नीतीश कुमार की ईमानदारी, हाँ, मेरा इसमें कुछ अलग मानना है। मतलब जो हाँ, तमाम लोग हाँ, कहते हैं, आप नीतीश हाँ। कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में कह सकते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 दर्जन से ज्यादा बाहुबली थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार सामने बैठा करते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अनंत सिंह बैठा करते थे। ये तस्वीरें भी सामने आई। अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी और उनके करीबी अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी होती है और उनके करीबी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार अगर आंख मूंद कर बैठे रहते हैं, नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है, दाखिलों के लिए जो परीक्षा होती है, वो पेपर लीक होते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार, और बिहार में जमीनी धरातल पर भ्रष्टाचार की हालत में आपको बता दूं, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वहां पर बिना पैसे दिए आपका काम नहीं हो सकता। एक कार्यालय बिहार में नहीं है। और शराब घोटाला, बिहार में लोग उसको शराबबंदी कहते हैं, मैं उसको शराब घोटाला कहता हूं। कई हजार करोड़ का सरकारी रेवेन्यू को लॉस होता है, और नीतीश कुमार को छोड़कर पूरे बिहार में सबको पता है, यहां तक कि पुलिस वालों तक को भी पता है कि कहां से शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। फोन कीजिए और शराब की होम डिलीवरी होती है। इस हालात में भी आपने नहीं, नहीं, शराबबंदी नहीं। करके रखा, संतोष भाई, संतोष और भाई, इसका संतोष मतलब भाई, आपकी नीतीश कुमार को ईमानदारी पर तो छोड़कर, सवाल खड़े हुए। नीतीश हाँ, कुमार को नीतीश छोड़कर कुमार को लेकिन पता छोड़कर, है। क्योंकि हाँ, वो अपने मुगालते में है, उनको लगता है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है। जहरीली हाँ, शराब से लोग मरते हैं, उनका कोई बयान नहीं आता। तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन मैं नायडू पर पहुंचने से पहले जरा एक लाइन बता दूं कि कैसे अमित शाह हाँ। फंस गए। कल शाम के बाद कैसे फंस गए। बिहार जैसे राज्य में, बिहार की राजनीति में पहली बार एक आर्मी बैकग्राउंड के व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेज रहे हैं अमित शाह। पूरा हम्म, हम्म। खेल यहाँ पे पर्दाफाश हो गया। और जिस तरह से पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हाँ, सीमांचल के दौरे पर गए थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक मिलिट्री के बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, और जो अजीत डोभाल के करीबी जो अधिकारी रहे हैं, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। यानी बिहार के सीमांचल जिलों को और उससे लगते पश्चिम बंगाल के जिलों को तोड़कर, ये पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि एक यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव है विदाउट असेंबली। ध्यान से सुने मेरी हम्म, बात। अब विधानसभा नहीं होगी, वो चंडीगढ़ की तरह यूनियन टेरिटरी होगी। और जैसे ही अब बिहार में बीजेपी को लेकर एक माहौल बनने लग गया कि अरे ये तो अपना मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को बांटना चाहते हैं, हम्म, बीजेपी हम्म, डिफेंसिव मोड में आ गई है, नीतीश कुमार अग्रेसिव मोड में नजर आ गए हैं। बैठक जब हमारा खत्म होगा तो हो सकता है बैठक के नतीजे उतनी जल्दी नहीं आए, लेकिन कल के बाद से वो मोल भाव करते हुए नजर आएंगे। और जो बीजेपी अपनी पिच पर खिलाना चाहती है 2 डिप्टी सीएम जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम नहीं चाहिए स्वप्न भाई, हम्म, नहीं चाहिए जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम। एक डिप्टी सीएम अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, एक और को आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, वो घाघ नेता होगा, 20 साल 25 साल 30 साल पुराना, वो तो निशांत कुमार की राजनीति को खा जाए। तो जनता ठीक दल बात है। यूनाइटेड में नीतीश कुमार को अपने बेटे को नेता बनाना है ना, तो जनता दल हम्म, यूनाइटेड के कोटे से एक ही डिप्टी सीएम होगा। और वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं कि निशांत कुमार को गृह मंत्रालय दीजिए, एक ही डिप्टी सीएम दीजिए। लेकिन हम्म, इस बीच एक दूसरी खबर भी आ गई। ये कहा गया अमित शाह की तरफ से कि भैया आपके बेटे का हम ध्यान रखेंगे। आप दो डिप्टी सीएम बना दोगे तो कैसे ध्यान रखोगे आप, इसका मतलब आप जेडीयू ठीक को बात। खत्म कर रहे हो। ये कहा गया नीतीश हाँ, कुमार की हम आपके सम्मान का ध्यान रखेंगे। लेकिन सम्मान का ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो खबर है, जब नीतीश कुमार के पास भी पहुंच गई, कि राष्ट्रपति उनको बनाएंगे नहीं। भैया मोदी जी भरोसा नहीं हम्म, करेंगे, राष्ट्रपति को खुद जाना है। उपराष्ट्रपति वो कतई नहीं बनाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में गड़बड़ कर सकते हैं। और हम्म, सभापति थोड़ा सा जगदीप धनखड़ टाइप का चाहिए उनको, उन्होंने भी लेफ्ट राइट किया तो विदा कर दिया ना उनको अचानक। और केंद्रीय हम्म, मंत्री तो 101% नीतीश कुमार को नहीं बनाने जा रहे हैं। उनको ये कहा गया, अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, प्लान करवाया जा रहा है कि भैया राज्यसभा बन जाएंगे, उनके पद के हिसाब से एक बड़ा बंगला दे देंगे हम, उस बड़े बंगले का करेंगे क्या वो, और 10 महीने वो बिहार में रहेंगे।
यानी संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जो है उसके आखिरी दौर में आकर शपथ ग्रहण लेंगे। उसके बाद वो मानसून सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आएगा और जब सत्र होगा तो 10-12 दिन आके जो तकनीकी बाध्यता होती है सिग्नेचर कर दे और जाकर बिहार में रहे। तो राज्यसभा सांसद बना के आपने पैदल कर दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, दिल्ली में कुछ आप दोगे नहीं। राज्यसभा सांसद बना के आप कहोगे कि बिहार में पटना में रहिए, उस पटना में रहिए जहां वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब पता लगे कि उनकी गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मुख्यमंत्री की गाड़ी का काफिला निकलेगा तो उनकी गाड़ी रोक देगा ट्रैफिक पुलिस वाला, पहले मुख्यमंत्री का निकलेगा फिर उनका निकलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 का एक वाकया मुझे ध्यान है। 10 जनपद के हाँ, पीछे वाले गेट से राहुल गांधी निकलते हैं, उनके बगल में 12 जनपद रामविलास पासवान उस समय रहा करते थे। उस जो वो चौराहा था उसके राइट साइड में जो है वो विज्ञान भवन था। विज्ञान भवन के किसी कार्यक्रम से नरेंद्र मोदी आ रहे थे और जीवन में पहली बार राहुल गांधी की गाड़ी को रोका गया। मुझे लगता है 10 मिनट के लिए, उस 10 मिनट में वो व्याकुल हो गए थे। तो क्या नीतीश कुमार व्याकुल होने के लिए बैठे रहेंगे क्या? तो इसलिए वहां तो चीजें कुछ ना कुछ तो निकलेगी चीजें। अब आते हैं हम दूसरी चीज पर। आपने चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया। नायडू साहब के हम्म, साथ दिक्कत दो है, उनको ये बात पहले से पता है। उनके पीछे लगा दिया गया पवन कल्याण। हाँ, हाँ, पवन कल्याण 2 सांसद, बाकी विधायक, डिप्टी सीएम बनवा दिया। और पवन हम्म, कल्याण ने चाहे तिरुपति मंदिर का मामला हो या बाकी अन्य हिंदू इशू जो हो, वो हिंदूवादी नेता के रूप में उभर रहे हैं। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी ठीक बात। पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराना है। हम्म, इसीलिए महाकुंभ के समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को, अपनी बहू को, अपने पोते को, इन सबको प्रयागराज भेजा। वो प्रयागराज महाकुंभ में गए, स्नान किया उन्होंने, उनकी तस्वीरें आई। फिर वाराणसी गए, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। यानी अपने बेटे को वो एक हिंदूवादी छवि देते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के हम्म, साथ दिक्कत क्या है? जगन मोहन रेड्डी से उनको अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। जगन मोहन रेड्डी ने उनको जेल भेजा। अब उनके हाथ में सबसे बड़ा केस है गौतम अडानी, क्योंकि गौतम अडानी के खिलाफ जो अमेरिका में केस दर्ज हुआ है वो मामला आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को रिश्वत देने का है और जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल का है। वो परफेक्ट केस है जिसको वो दर्ज करके जगनमोहन रेड्डी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन दिल्ली दरबार ने, प्रधानमंत्री ने रोक लगा दी, क्योंकि वो जांच होगी तो साहिब के दोस्त तक पहुंचे। उनकी परेशानी बेचैनी ये है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। उनके पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के सहारे वो चुनावी वैतरणी को पार कर सके। और अब उनको समझ में आ गया है कि भैया एक नाथ शिंदे हवा हो गए, आपके चौटाला गायब हो गए, बादल साहब गायब हो गए, उद्धव ठाकरे गायब हो गए, बाकी उनके जो सहयोगी दल है वो चुपचाप खामोश होकर बैठे हुए हैं। ताकतवर सहयोगियों में और बीजेपी के पुराने सहयोगियों में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का समर्थन था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को। बीजेपी के पुराने सहयोगियों में एक ताकतवर सहयोगी अब सिर्फ एक ही बच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के नेता। बाकी सब जगह हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को एक तरह से खत्म कर दिया है। तो नायडू के दिल की धड़कनें तो बढ़ गई हैं। उनके करीबी मंत्री जो है वो राहुल गांधी के करीबी मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी हुई है। और रेवंत रेड्डी भाजपाइयों की एक एक नस को जानते हैं क्योंकि वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसलिए हम्म, हलचल तो शुरू हो गई है। अब वो हलचल आगे हम्म, कैसे बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, कल परसों क्या कुछ निकल कर सामने आ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने विधायकों सांसदों को बुला लिया है, तुरंत सम्राट चौधरी पहुंचते हैं। लगभग 25 मिनट की मुलाकात होती है। सम्राट चौधरी निकलते हैं तो तुरंत विजय सिन्हा पहुंचते हैं। विजय यानी सिन्हा पहुंचते लगातार हैं। बीजेपी के लोगों का पहुंचना, वो ये नीतीश कुमार के दिमाग पर जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, वो अपने कंट्रोल को हटाना नहीं चाहते। अब नीतीश कुमार की हालत ये हो गई कि भाजपाई घेर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है जी मैं राज्यसभा जा रहा हूं। उनके अपने परिवार के लोग, बेटे और उनके अपने रिश्तेदार घेर लेते तो कहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जनता दल यूनाइटेड के कोर उनकी टीम के लोग घेर लेते हैं तो कहते हैं हाँ पार्टी को बचाना है, किसी भी तरह से पार्टी को बचाएंगे, हम लड़ेंगे। तो वो इस तरह की दुविधा में है। और हर व्यक्ति का एक फेज आता है, चूंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर एक मीटिंग के बाद अगली मीटिंग के बाद भूल भी जाते हैं, ये भी एक दिक्कत है उनके साथ। खैर, खैर, संतोष भाई, कुछ तस्वीरें तो लगभग लगभग साफ हो गई हैं, लेकिन ये जो राज्यपालों का रिसफल है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? ये अचानक से रातों रात इतनी तेजी से रिसफल हुआ है ना, मतलब तमिलनाडु वाले को भेज दो पश्चिम बंगाल, इसको वहां भेज दो, कविंद्र गुप्ता को हिमाचल लाके बिठा दो। ये बहुत तेजी से रिसफल हुआ है। ये रिसफल क्या था? क्या संकेत दे रहा है ये? इसके भी कोई सियासी मायने हैं क्या?
या फिर कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि चलो ठीक है, इस बात से मुद्दा हटाना है, तो चलो एक काम करो, कुछ नहीं करो तो ये गोटियाँ घुमा दो। ये हुआ है या इसके कुछ है सियासी मायने? देखिए, इसकी 2 चीज़ें हैं। चूँकि हुँ, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के समापन के बीच में, हुँ, 9 मार्च से शुरू होने वाला है, उसके बीच में ही भारतीय जनता पार्टी की नई टीम बनने वाली है। संसदीय बोर्ड हुँ, बनेगा, चुनाव समिति बनेगा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। संसदीय हुँ, बोर्ड में योगी आदित्यनाथ की मजबूती से एक तरह से दावेदारी उभर रही है। आज के दौर में, या आज के दौर में मैं क्या कहूँ, जेपी नड्डा के दौर में जो संसदीय बोर्ड था, उसमें कोई नेता चूं तक करने वाला नहीं था, मतलब बोलने की जहमत तक नहीं उठाता था। इतना कमजोर संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले नहीं रहा। अब लेकिन जो हुँ, संसदीय बोर्ड बनना है, उसमें अगर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो फिर आप उस तरह से टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप करना चाहते हैं। इस मार्च हुँ, अप्रैल से पहले अमित शाह एक अजीब तरह की बैक टू बैक, वो कहते हैं ना, वही गलतियां बहुत तेजी से वो काम करना चाहते हैं। बिहार में आपने बदल दिया, संघ प्रमुख को कहेंगे कि देखो मैंने अपना बीजेपी का सीएम बनवा दिया। आपने हुँ, राज्यपालों की बदली कर दी, लेकिन इसमें एक नाम को आपको काटना पड़ गया। हुँ, लोग मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं, इस देश में एक राज्यपाल ने राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड बना, हुँ, और वो भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश। हुँ, इस हुँ, हुँ, लिस्ट हुँ, में नंबर 2 वाले जो थे, उनका नाम भी डाला गया था, और उनके नाम को उनको कहा गया था कि या तो रिटायर हो जाइए, आपके बच्चों को हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। फिर ये हुआ कि मैं अभी बने रहना चाहती हूँ, तो उनको दूसरे राज्य में भेजा जाना था। लेकिन अचानक अचानक नंबर 1 की तरफ से आदेश आ गया कि इनका नाम फिलहाल हटा दो, कुछ नहीं करना है। तो वो राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड वो बना रही है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उत्तर हाँ, प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वो पेच आनंदीबेन अभी तक पटेल। फंसा हुआ है। लगातार 15 दिन के अंदर मोहन भागवत का 2 बार लखनऊ जाना, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का लगभग 3-4 बार संघ के मुख्यालय जो लखनऊ में है वहां चले जाना। कानपुर में संघ के साथ समन्वय की जो बैठक होने वाली बैठक है शायद आज, और उसके बाद हरियाणा में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फैसला लेने वाले सर्वोच्च इकाई की बैठक होगी। इन सब चीजों को प्रभावित करने के लिए अमित शाह ताबड़तोड़ स्टाइल में कर बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन राज्यपालों की इस लिस्ट ने उनको फंसा दिया है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में आपको आर्मी बैकग्राउंड से किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेजने की जरूरत क्या है? वहां उस तरह का कोई संकट नहीं है। आमतौर पर स्वप्निल भाई, परंपरा रही है, हालांकि बीजेपी परंपरा कितना मानती है हम आप सभी जानते हैं। जो संकटग्रस्त राज्य रहते हैं, या जिस हुँ, राज्य में सेना की भूमिका ज्यादा होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सेना की भूमिका ज्यादा है बॉर्डर के लिहाज से भी, और आप अंदरूनी लिहाज से भी आप मान लीजिए कि आतंकवादी घटनाएं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है बहुत सेंसिटिव राज्य होते हैं, वहां मिलिट्री की भूमिका, सेना की भूमिका हर राज्य में लगभग हुँ, महत्वपूर्ण होती है। तो वहां आर्मी के बैकग्राउंड से किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के साथ आमतौर पर आर्मी के कोऑर्डिनेशन में कई तरह की छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जो आप उसको हम दिल्ली जैसे राज्य में भी कई बार दिक्कत आ जाती है। धौला कुआं में देख लीजिए, और वहां पुलिस चौकी और थाने, चूंकि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूँ कि कई बार किस तरह की दिक्कतें हो जाती थी, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन बिहार में आपको आर्मी बैकग्राउंड से राज्यपाल भेजने की जरूरत पड़ी, और वो भी उस दिन जब आप अपने मिशन बिहार में सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपका अपना मुख्यमंत्री बनने वाला होता है। ये लगभग लगभग आज की तारीख में बता दूं, अगर कोई बड़ा खेला नहीं हुआ तो अपना मुख्यमंत्री बनने वाला होता है। उस दिन ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको आर्मी बैकग्राउंड के एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेजना? हो सकता है नेपाल से खतरा महसूस हो रहा हो, नेपाल में चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है आने वाली सरकार से कोई खतरा हो। ये भी तो हो नहीं, सकता है। नेपाल नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है बिहार वाला, वहां पे कहीं हाँ, कोई बॉर्डर के डिमार्केशन को लेकर, यानी चिन्हित करने को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। दोनों तरफ ही पिलर हुँ, अच्छी तरह से गड़े हुए हैं। उनका दावा हुँ, जो है वो उत्तराखंड के शायद थोड़े बहुत इलाके को अपना बताते हैं नेपाल वाले। तो अगर हाँ। इस पैटर्न पे कहा जाता तो उनको उत्तराखंड में शायद, मुझे लगता है कि आर्मी बैकग्राउंड से ही अरे है, तो अभी मुझे एग्जैक्ट हो आइडिया सकता है नहीं है। भाई विश्व गुरु हैं, हो सकता है वो पहले से भाप लेते हैं ना, हम आप नहीं समझ पाते हैं इन बातों को। वो बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं। वो मोदी जी समझ सकते हैं, खैर छोड़िए। चलते-चलते एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी तो केवल नॉमिनेशन ही नहीं किया है, इंतज़ार कीजिए, अभी तो चुनाव होगा, फिर जाके शपथ लेंगे, तब तक तो वही मुख्यमंत्री हैं, अभी कोई नहीं आ रहा। और वो ये भी कह नहीं, रहे अभी थे मज़े
और मजे की बात वो ये भी कह रहे थे कि पता नहीं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे कि राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, अभी इसकी भी गारंटी नहीं है। बिहार में एक नया अभियान शुरू हो गया है। हाँ। एक नया अभियान शुरू हो गया, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं सारे तथ्यों को बता देता हूँ। 9 मार्च हाँ। सोमवार का दिन है नामांकन हम्म। वापस लेने की आखिरी तारीख। हम्म। तो सोमवार तक क्या होगा हमें इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि आरजेडी ने अच्छा। पर्चा भर दिया है। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो फिर 16 मार्च को हम्म। वोटिंग होगी। लेकिन बिहार में एक हाँ। नई हवा चल रही है, कई सारे विधायकों ने जो हाँ। है वो पोस्ट किया कि हम दुखी है और ये है वो है। तो भैया जेडीयू के जो स्थानीय लेवल के कार्यकर्ता है ना, वो अपने अपने हम्म। विधायकों से कह रहे हैं कि कसम है आपको नीतीश को वोट नहीं देना है। अच्छा। आप इस खेले को समझिए, ये बड़ा गजब टाइप का खेला है जो आमतौर पर होता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार वाकई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि भैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो तब देंगे ना जब राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। आप वोट ही मत दो उनको, हरवा दो राज्यसभा का अच्छा, चुनाव। चुनाव ही हरा दो। चुनाव ही हरा दो राज्यसभा का। ये एक अभियान शुरू हुआ है कुछ लेवल पर। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, या आप शनिवार रविवार, परसों रविवार है तो हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर ये शुरू हो जाए, लेकिन एक अभियान भी हाँ। शुरू हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, ये थोड़ा सा दर्शकों को, अब तक हम ये जानते हैं कि 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अल्टा पलटी, लेकिन कुछ चीजें तो थी। हाँ। कांग्रेस के आपातकाल के बाद जनता पार्टी की लहर 1977 पहला चुनाव लड़े, हार गए। मतलब वो जी। बड़े नेता बनने वालों में शायद इकलौते नेता है, मुझे कोई ऐसा बड़ा नेता ध्यान नहीं आ रहा जो 1977 के जनता पार्टी की लहर में भी हारा। 80 का हम्म। चुनाव वो हार गए, लगातार 2 हम्म। चुनाव हारे। फिर उनके परिवार में कई तरह की दिक्कतें हुई, पत्नी मायके चली गई, फिर वो चीजें कभी सुलझ नहीं पाई। बेटा भी लंबे समय तक उनके साथ रहा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसलिए हम्म। कहा जाता है कि शायद बेटे की क्षमता पर कई बार सवाल उठाते, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में अब ब्रिंगिंग उनकी नहीं हुई। लेकिन हम्म। 2000 का वाकया, 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार का। राष्ट्रीय जनता दल पहली बार एक नए दल के रूप में लड़ रही थी, क्योंकि उससे पहले वो जनता दल था, बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना। 324 सदस्यीय विधानसभा थी, यानी यूनाइटेड बिहार था। जनता दल राष्ट्रीय जनता दल को 124 सीटों पर जीत मिली, और पूरे गठबंधन तमाम सीपीआई और लेफ्ट इन सबको जोड़कर 159 सीटें मिली, बहुमत से सिर्फ 4 कम थे। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन था उनको 151 सीटें मिली। चूंकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार ने अपनी गोटियां सेट की। वो दौर वो था जब बीजेपी को सहयोगियों को भरोसा दिलाना पड़ता था कि नहीं, हम सहयोगियों को खत्म नहीं करना चाहते। तो बीजेपी की सीटें आई थी 67। नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी की सीटें उस समय आई थी 34, बिहार से आधी, स्वप्न भाई। लेकिन हम्म। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अधिकारी के तौर पे अश्वनी वैष्णव, वो प्रधानमंत्री हम्म। कार्यालय के अधिकारी, कुछ लोगों की भूमिका बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुमत वो नहीं साबित कर पाए, 7 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। 7 दिन में। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अब नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। 2005 फरवरी का चुनाव होता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है। सत्ता की चाबी जो है वो रामविलास पासवान के पास होती है। रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पे अड़ जाते हैं, ज्यादातर बाहुबली उनसे जीते थे। फिर वो जब लगता है कि सरकार नहीं बनेगी तो नीतीश कुमार उन बाहुबलियों को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपने ईमानदारी की बात कही तो ये भी एक संदर्भ है कि रामविलास पासवान की पार्टी के बाहुबली विधायक, क्योंकि सत्ता के लिए जीते थे वो चुनाव, सत्ता की तरफ जाने लगे कि भाई ये बना सकते थे। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू यादव भी मंत्री थे, रामविलास पासवान भी मंत्री थे। मनमोहन सिंह पर दबाव डाला, विधानसभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ, और तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2014 तक बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, बुरी तरह से हारे मोदी के सामने, गद्दी छोड़ी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 15 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर पलटी मारी, जीतन राम मांझी को हटाया, खुद मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 15 से लेकर अब तक, आज की तारीख तक तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आपने पूछा था कि कब इस्तीफा देंगे, जो 5 सदस्य जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 9 अप्रैल 2026। तकनीकी रूप से चुनाव जीतने के बाद 10 अप्रैल को नीतीश कुमार को जाकर शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए। अब उससे पहले वो जाकर इस्तीफा देते हैं, उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, क्योंकि कुछ समय का एक होता है कि उस कहाँ से समय देते दोनों हैं? पदों पर बने रह सकते हैं। और और नहीं, कहां से और नहीं देते हैं, देते कहाँ से? कहाँ से देते हैं? और कहां से देते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, अभी नीतीश कुमार जो है वो 3 ध्रुवों में खिंचे हुए। अब हाँ। फैसला लेने वाले दिन
ध्यान से सुनिएगा, फैसला लेने वाले दिन कौन उनके मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा जमा के बैठ जाता है, उसकी चलेगी। हाँ, अभी तो देखते हैं कि अगले 7-8 दिनों में क्या मुख्यमंत्री आवास से जो लोग तैनात है, क्या उनको हटाना कोई शुरू करता है कि नहीं करता है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। और एक बात और आप समझिए, आपने चंद्रबाबू नायडू का दुखड़ा रो दिया, चिराग पासवान का दुखड़ा समझ नहीं पा रहा। चिराग पासवान पूरे बिहार चुनाव लड़ गए कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। 3 बार सांसद हम्म, बना, केंद्र में मंत्री बना, मुझे लगा कि मैं बिहार के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विकसित बिहार बनाने के लिए मेरा मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। हम्म, अब नीतीश जब तक थे, एक क्षेत्रीय दल जब तक हम्म, मुख्यमंत्री था, तो कल को समीकरण कुछ भी बन सकता था, उसमें इधर-उधर से हम्म, कुछ भी हो सकता था। एक बार चांसेस थे। भारतीय जनता पार्टी का एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, तो इस बार 25 सीट तो तेजस्वी यादव ले आए थे, नेता विपक्ष बनने के लिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, बीजेपी 93 सीट पर आगे चल रही थी, फिर 94 सीट पर आगे हुई और अचानक 89 पर आ गई। और वो जो हम्म, तमाम चारों 5 सीटें गई, वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई। आप चीजों को समझिए, क्यों राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी दल बिहार के विधानसभा में बना रहे, लेकिन बीजेपी के आने का मतलब है चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाना, यानी वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और अगली बार अगर बीजेपी इस रॉ में अपनी सरकार बना ले जाती है, तो अगली बार हो सकता है मशीन का खेला ऐसा हो जाए कि 15 सीटें भी तेजस्वी यादव ना जीत पाए। तो अभी तो वो विश्लेषण करेंगे, वो तमाम लोग विश्लेषण करेंगे। और एक बात और आप समझिए, अमित शाह जहां मुख्यमंत्री बनाते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, वो दहेज में मुख्य अधिकारी। सचिव भी देते हैं, हाँ, वो दहेज में गृह सचिव भी देते हैं, वो प्रशासन का सचिव भी देते हैं। उनकी पसंद का नहीं करोगे तो बताइए, योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद का अधिकारी तैनात नहीं कर पाते, तो बीजेपी का वहां नया नवेला कोई मोहन यादव टाइप का बनेगा, वो कहां से तैनात कर पाएगा। अभी जी, जीतन राम जी, मांझी हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या चिराग पासवान हो, या आप तेजस्वी यादव भी मान लीजिए, जब वो अधिकारी को फोन करते हैं तो काम हो जाता है। नहीं तो नीतीश कुमार को करे, आमतौर पर नीतीश कुमार जो है वो सबको खुश रखने वाले भाव में काम करते थे। अब जो अधिकारी बैठा होगा, वो तो जैसे राजस्थान में हम्म, एक अधिकारी गए थे, वो मुख्यमंत्री की सुनना बंद कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से दौड़ भाग करके हटवाए उस अधिकारी को। तो जो मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, वो चिराग पासवान की क्यों सुनेगा, जीतन राम मांझी की क्यों सुनेगा, उपेंद्र कुशवाहा की क्यों सुनेगा। और सबसे बड़ी ठीक बात बात है है। कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्यों सुनेगा। तो अभी कई चीजें जो है वो पर्दे के पीछे चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यही है कि एक ऐसा राजा नीतीश कुमार बन चुके हैं जिनके सारे सेनापति सरेंडर कर चुके हैं, और उनका हम्म, स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो वो उस तरह के लड़ने की पोजीशन में नहीं है। अगर 5-7 साल पहले वाले नीतीश कुमार होते तो शायद इतनी आसानी से ये सब कुछ हो नहीं पाता, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। और निशांत कुमार चूंकि राजनीति में है नहीं, मूडियल आदमी, और मूडियल आदमी अड़ियल आदमी होता है। और नीतीश कुमार के पास खोने को बहुत कुछ था, इसलिए वो झुक गए। निशांत कुमार के पास खोने को ऐसा कुछ है नहीं। वो मुख्यमंत्री आवास में जुमा जुमा कुछ वर्ष पहले रहने आए थे, इससे पहले वो मुख्यमंत्री आवास में रहते भी नहीं थे। सुरक्षा की आदत थोड़ी बहुत उनको लगी है। सोशल मीडिया पर पीआर पर कुछ लोगों ने पैसा खर्च किया, कुछ इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया गया, लेकिन वो पीआर भी सिरे से चढ़ नहीं पाया। ये बहुत ही साफ सुथरी छवि के हैं, बहुत ही सादगी पसंद है, लेकिन वो पीआर भी बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। तो निशांत हम्म, कुमार को मैनेज कर पाना हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि नीतीश अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश के साथ बहुत सारी बंधन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। निशांत कुमार के साथ कोई बंधन नहीं है। मोडियल आदमी है, अड़ियल आदमी है, और अड़ियल आदमी अगर अड़ जाता है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर निशांत ठीक है। कुमार राजनीति में आने से मना कर देते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हाँ, हाँ, हूं, अगर निशांत कुमार राजनीति में आने से मना कर देते हैं, जनता दल यूनाइटेड में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर नीतीश कुमार किसी भी हालत में आप उनको मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं। ठीक बात है। ये एक और बड़ी बात संतोष भाई ने कही कि अगर निशांत नहीं आते हैं, तो फिर नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली भी नहीं आएंगे। और वैसे भी सवाल तो यही है, इस्तीफा कब देंगे, उसका जवाब संतोष भाई ने दिया भी। लेकिन वो तो हम सबको पता है इस्तीफा कब देंगे। इस सवाल का जवाब तो ना मेरे पास है, ना संतोष भाई के पास है, और ना नीतीश कुमार के आसपास वाले लोगों के पास है कि देंगे कहां से। राज्यसभा से ये इस्तीफा दे रहे होंगे या मुख्यमंत्री के पद ये से। ये नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। मैंने कहा ना, जो ये उनके नीतीश कुमार को भी। जो उनको घेर के बैठ जाता है, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे वो जेडीयू हाँ, वाला हो, चाहे वो आरजेडी से हमदर्दी रखने वाला हो, या उनके रिश्तेदार हो, जो उनको घेर के बैठ जाता है, उन्हीं की बात में वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं।
ये उम्र का अपना एक तकाजा है। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि करनी का भी फल होता है। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जैसा किया, बाकी नेताओं का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बाकी नेताओं ने भी कईयों को धोखा दिया है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जिस तरह का व्यवहार उनके जीवन के आखिरी पलों में किया गया, आज उन जॉर्ज साहब को याद करते हुए बहुत सारे लोग ट्विटर पे मौर्य होटल के किस्से का जिक्र कर रहे हैं संतोष भाई। और वो बता रहे हैं कि जब वो राज्यसभा जा रहे थे और जिस समय वो नामांकन भर के आए और मौर्य होटल के एक रूम में वो रुके, तो वो इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था और ना जाने किस तरीके की हालत में थे, वो जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। जॉर्ज साहब जिनकी बड़ी भूमिका थी नीतीश कुमार को बनाने में, उन्हीं नीतीश कुमार ने जॉर्ज साहब की ये हालत करी थी। तो निश्चित तौर पे एक बात तो वो सही है कि भाई कर्म लौट के आता है, तो ये कर्म का फल नीतीश कुमार को मिल रहा है। हमें कोई सहानुभूति भी नहीं है नीतीश कुमार से इस मामले में। लेकिन हाँ, चूंकि भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देश के एक बड़े नेता हैं, तो राजनीतिक हलचल है तो वो देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, होना भी चाहिए था। बशर्ते इसके बाद बिहार में जो होगा, नजर उस पे बना के रखनी होगी कि वो लोकतांत्रिक होगा कि अलोकतांत्रिक होगा, क्योंकि हमें मतलब संविधान से, नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं। चलिए, फिलहाल के लिए तो बस इतना ही कि देखते जाइए, दिलचस्प मोड़ पे आकर के सिर्फ बिहार की नहीं, अब देश की राजनीति भी खड़ी हो गई है। नीतीश जी की छुट्टी जरूर हुई है, लेकिन चिंता नायडू साहब को भी है। और एक शादी समारोह के बाद अमूमन होता है कि शादी में मिल लिए, मिल करके चले गए, लेकिन नायडू साहब के 2-4 आसपास के लोग, वो लोग रेवंत रेड्डी के साथ, उनके काफिले के साथ कहीं गए। उसके बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो छोड़िए, लेकिन बैठ के बातचीत हुई। तो एक ये भी दिक्कत है भाई, पुराने संबंध है तो हो सकता है इस वजह से भी रेवंत रेड्डी के साथ वो लोग चले गए हो, लेकिन ये भी चल रहा है। तो हलचल पूरे देश में है, नजर बना के रखिए, हम आप तक अपडेट लाते रहेंगे। अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया स्वप्निल हाँ, भाई, राजनीति हाँ, में मुलाकात अनायास नहीं होती। एक हाँ, कप ठीक चाय पी बात। के एक कप चाय पीकर सुब्रमण्यम स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। ठीक बात है, राजनीति में मुलाकात अनायास नहीं होती। और मैं तो सीधे कह रहा हूं कि शादी में आए, चलिए शादी में आए, आशीर्वाद देने आए, वर वधू को आशीर्वाद दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री के काफिले के साथ ही इस सवाल पर मोदी जी को है और शाह साहब तो कर ही रहे होंगे। चलिए, अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।